Hi everyone. Today we are going to study the poem Thrushes, which is written by Ted Hugh. So before we start the poem, we will have a very short introduction of the writer Ted Hugh. तो बेसिकली टेड ह्यू एक इंग्लिश पोइट है जो कि 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर भी माने जाते हैं. इन्हें इन द ईयर 1984 एज अ पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था एंड ही हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ. ये अपने एनिमल पोइट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. इन्होंने बहुत सारे एनिमल पोम्स लिखे हैं जैसे कि द थॉट फॉक्स, थ्रशेस, हॉक इन द रेन, द हॉर्सेस एंड मैनी मोर. ये एनिमल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, इसलिए इन्हें एनिमल पोइट के नाम से भी जाना जाता है. और ये अपने एनिमल पोम्स में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एनिमल्स जो है वो फार बेटर है या फिर कह लो सुपीरियर है ह्यूमन बींग से. आज का जो पोम है थ्रशेस, इसमें भी राइटर थ्रशेस को और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि थ्रशेस जो है वो ह्यूमन बींग से सुपीरियर है, ह्यूमन बींग से फार बेटर है. आज का जो पोम है थ्रशेस उसे 3 स्टैंजा में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा में 8-8 लाइन्स हैं. पोम का कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है. पोम का टाइटल है थ्रशेस. तो थ्रशेस जो है यानी कि थ्रश एक तरह की छोटी चिड़िया होती है. मैंने यहाँ पे इसका इमेज भी लगा रखा है तो आप देख सकते हो कि थ्रश जो है वो कुछ इस तरह की बर्ड होती है. आइए अब पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं. टेरिफाइंग आर दी एटेंट स्लीक थ्रशेस ऑन द लॉन. तो राइटर कह रहे हैं कि थ्रशेस जो है वो लॉन के ऊपर है एंड दे आर वेरी एटेंट. एटेंट का मतलब हो गया अटेंटिव, ठीक है, यानी ध्यान से. तो बेसिकली राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि थ्रशेस जो है वो अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को बहुत ही ध्यान से देखती है या फिर देख रही है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव है. और जब वो ऐसा करती है तो वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग दिखती है यानी कि बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा डरावनी भी दिखती है जब वो अपने प्रे को बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली देखती है. यहाँ पे राइटर ने वर्ड स्लीक का यूज़ किया है. स्लीक का मतलब हो गया वैसा कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ, ग्लॉसी या फिर सॉफ्ट हो. तो राइटर यहाँ पे थ्रशेस के बॉडी फीचर की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है और जो थ्रशेस है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली अपने प्रे को देख रही है और प्रे को देखते वक्त वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग यानी बहुत ज़्यादा डरावनी भी दिख रही है. मोर कोइल्ड स्टील दैन लिविंग अ पॉइज्ड. अब आगे राइटर कह रहे हैं क्योंकि इनका बॉडी इतना ज़्यादा स्मूथ और ग्लॉसी है तो ये बिल्कुल भी लिविंग क्रिएचर की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो इसे स्टील से बनाया गया हो, इसे कॉइल्ड स्टील से बनाया गया हो. अब स्टील भी एक तरह का मेटल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्लॉसी दिखता है. तो राइटर को ऐसा लग रहा है कि जो थ्रशेस का बॉडी वो बिल्कुल स्टील की तरह दिख रहा है. अब आगे राइटर जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं पॉइज्ड. तो पॉइज्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना और बहुत ज़्यादा काम होना, शांत होना. तो राइटर कह रहे हैं ये थ्रशेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा शांत भी है क्योंकि ये अपने शिकार को बहुत ही अटेंटिवली ऑब्जर्व भी कर रही है. डार्क डेडली आई, दोज डेलिकेट लेग्स triggered to strings beyond sense with a start, a bounce, a stab. अब आगे राइटर कह रहे हैं कि डार्क डेडली आई यानी कि थ्रशेस के जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क है और डेडली है यानी कि ख़तरनाक है. दोज डेलिकेट लेग्स ट्रिगर्ड. अब यहाँ पे राइटर ने इंजैममेंट का यूज़ किया है और यहाँ पे इस लाइन को, लेग्स वाले लाइन को हम ट्रिगर्ड के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे. तो राइटर कह रहे हैं कि उनका जो डेलिकेट लेग्स है, ठीक है, यानी कि जो टेंडर लेग्स है वो ट्रिगर्ड कर रहा है यानी कि एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि उसने अपने प्रे को देख लिया, अपने शिकार को देख लिया है. अब वो ट्रिगर्ड करेगा यानी कि एक्टिवेट हो रहा है. और ट्रिगर्ड टू स्ट्रिंग का मतलब हो गया एक्टिवेट टू मूवमेंट. स्ट्रिंग का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है. तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही उसने अपने प्रे को देखा अब उसका जो डेलिकेट लेग्स है वो ट्रिगर्ड करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. बियॉन्ड सेंस का मतलब हो गया फार ऑफ यानी कि बहुत दूर से ही उसने अपने शिकार को देख लिया. अब उसका पैर जो है वो ट्रिगर्ड करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा एंड शी विल स्टार्ट अ बाउंस अ स्टैब, ठीक है. अब वो बाउंस करेगी और स्टैब करेगी. तो स्टैब का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब हम किसी को पीठ के पीछे से वार करते हैं नाइफ से तो हम उसे स्टैब कहते हैं. तो मे बी राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने शिकार को पीछे से झपटेगी, ठीक है, पीछे से वो झपटेगी, उस पर अटैक करेगी और वो बाउंस करेगी, ठीक है, यानी कि वो जंप करेगी.
ओवरटेक द इंस्टेंट एंड ड्रैग आउट सम रिदिंग थिंग। अब वो कह रहे हैं कि ओवरटेक द इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही वो ओवरटेक कर लेगी और कुछ जो है ज़मीन पे, ठीक है, रिदिंग थिंग्स यानी कि कुछ हिलता हुआ चीज़ है, मे बी वो वॉर्म होगा या फिर इंसेक्ट होगा जो कि थ्रशेस का शिकार है, तो वो उस चीज़ को क्योंकि वो देख लिए तो वो तुरंत ओवरटेक करेगी और इंस्टेंटली यानी कि तुरंत वो उसको ड्रैग आउट कर लेगी, यानी कि ज़मीन से वो रिदिंग थिंग को, यानी कि वो कीड़ा भी हो सकता है या फिर कोई तरह का वॉर्म हो या इंसेक्ट हो, तो उस चीज़ को वो ड्रैग आउट कर लेगी यानी खींच करके निकाल लेगी। नो इंडोलेंट प्रोक्रास्टिनेशंस एंड नो यॉर्निंग स्टेट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेज़ी, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को डिले करना, और यॉर्निंग स्टेट का मतलब हो गया, यॉर्निंग का बेसिकली मतलब होता है जमाई लेना। तो ये सारी चीज़ें जो वो ह्यूमन के अंदर होती है, ठीक है, हम यॉर्न करते हैं, हम जमाई लेते हैं कब, जब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। तो राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो थ्रसेस है ना, ये बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है, ये चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करती है और ये बिल्कुल भी यॉर्निंग स्टेट में नहीं होती, यानी कि ये कभी भी लेज़ी मूड में नहीं होती है। नो साइज और हेड स्क्रैचिंग। अगेन ये जो वर्ड है साई और हेड स्क्रैचिंग, ये ह्यूमन फीचर है। हम साई करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है, हम डीप ब्रेथ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, और हेड स्क्रैचिंग हम कब करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डाउट या कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ये थ्रशेस जो है ना साई करती है और ना हेड स्क्रैचिंग करती है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ नहीं होती कभी, दे आर वेरी श्योर कि उनका प्रे वहाँ पे है और वो फटाक से उस पर अटैक कर लेगी। नथिंग बट बाउंस एंड स्टैब, और इन्हें सिर्फ क्या करना आता है, बाउंस करना आता है और स्टैब करना आता है, ठीक है, बेसिकली इन्हें किस तरह से अपने प्रे को किल करना है ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। एंड अ रावनिंग सेकेंड, ठीक है, और ये अपने प्रे को देखते के साथ बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में कुछ ही टाइम पे ये अपने प्रे को मार देती है, अपने शिकार को मार देती है। यहाँ पे रावनिंग का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा भूखा होना, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं इन अ रावनिंग सेकेंड, यानी कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखी होती है तो बिल्कुल टाइम गवाए हुए ये अपने प्रे को मार डालती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, इज इट देयर सिंगल माइंड साइज्ड स्कल्स और अ ट्रेन्ड बॉडी और जीनियस और अ नेस्ट फुल ऑफ ब्रैट्स गिव्स देयर डेज दिस बुलेट एंड ऑटोमेटिक पर्पस। अब आगे राइटर कह रहे हैं कि अब राइटर एक्चुअली वंडर कर रहे हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जो इन थ्रशेस को लेज़ी नहीं बनाता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि थ्रशेस जो है वो खुद बहुत ज़्यादा छोटी बर्ड्स होती है, ठीक है, तो ऑब्वियस इनका स्कल भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये इतनी ज़्यादा एक्टिव इसलिए है, मे बी क्योंकि इनका स्कल का जो साइज़ है, ठीक है, सिंगल माइंडेड है, इनका स्कल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स नहीं चलते हैं, और मे बी ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि ये ट्रेंड बॉडी है, ठीक है, मतलब इनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ये काम करने के लिए, या फिर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बाय बर्थ एक जीनियस हो, या फिर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनके बच्चे, ठीक है, इनके बच्चे जो है नेस्ट में यानी कि घोंसले में इनका वेट कर रहे हैं कि इनकी पेरेंट्स जो है वो कुछ खाना लेकर के आएंगी, तो मे बी इसलिए भी ये थ्रशेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे जो लिखा है नेस्टफुल ऑफ ब्रैट्स, ब्रैट्स का मतलब हो गया यंग वंस यानी कि छोटे बच्चे, ठीक है, यानी कि थ्रशेस के छोटे बच्चे, और नेस्टफुल का मतलब हो गया घोंसला जो कि ब्रैट से भरा हुआ हो। तो मे बी थ्रशेस जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो क्योंकि वो उनके बच्चे उनका नेस्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खाना लेकर के आएगी। तो राइटर इज़ एक्चुअली वंडरिंग कि क्यों इतना ज़्यादा ये एक्टिव होती है और ये लेज़ी नहीं होती है। तो मे बी ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो इसलिए लेज़ी नहीं है। गिव्स देयर डेज दिस बुलेट एंड ऑटोमेटिक पर्पस, ठीक है। अब राइटर बेसिकली हम लोगों से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों होती है, ठीक है, इनके पर्पस को यानी कि इनका जो मकसद है ये बिल्कुल बुलेट की तरह होता है, यानी कि इतना ज़्यादा फास्ट होता है, बुलेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करता है। तो राइटर जो है इनके किलिंग एक्शन को बुलेट से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलेट की तरह ये अपने एक्शन में फास्ट होती है और ऑटोमेटिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सडन होती है और सारी चीज़ों को इंस्टेंटली करती है। तो राइटर इज़ एक्चुअली वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसलिए क्योंकि इनका माइंड का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर इसलिए क्योंकि इनके बच्चे नेस्ट में वेट कर रहे हैं, या फिर इसलिए क्योंकि इनका बॉडी इस तरह से ट्रेंड है, या फिर हो सकता है क्योंकि ये एक जीनियस हो। अब आगे जो राइटर है वो थ्रशेस को मोजार्ट
और शार्क से कंपेयर करेंगे। तो मोज़ार्ट जो है वो एक एंशिएंट टाइम के बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक कंपोज़र है जो कि अपने जीनियस के लिए जाने जाते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा तो मोज़ार्ट थे, ठीक है, यानी कि ऐसा तो जीनियस मोज़ार्ट के अंदर था, क्योंकि मोज़ार्ट भी बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करते थे, तो ऐसा जीनियस मोज़ार्ट थे। तो राइटर जो है वो थ्रशर्स को मोज़ार्ट से कंपेयर कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि ये शार्क की तरह भी है, ठीक है। वो शार्क से उन्हें क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि शार्क का एक फीचर ये होता है कि जब वो अपने शिकार को ढूंढते हैं, ठीक है, और अगर मान लो उन्हें उनका शिकार नहीं मिला और वो बाय चांस वो अपने ब्लड को ही स्मेल कर ले, तो वो अपने ब्लड को ही और अपने मीट को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अपने आप को ही वो अटैक करने लगते हैं शार्क। वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं प्रे को लेकर के। तो राइटर कह रहे हैं ये बिल्कुल शार्क की तरह है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने प्रे को लेकर के। अब यहाँ पे लिखा है ना जो लाइन, दैट हंगर्स डाउन द ब्लड स्मेल इवन टू अ लीक ऑफ इट्स ओन साइड एंड डिवोरिंग ऑफ इट्स सेल्फ। यहाँ पे शार्क के बारे में बताया गया है कि अगर वो अपने प्रे को ढूंढ रहे हैं और उन्हें प्रे नहीं मिले और वो अपने ही ब्लड को स्मेल कर ले, अपने लीकिंग ब्लड को स्मेल कर ले, तो वो अपने बॉडी को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं शार्क। वो इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने प्रे को लेकर के। और इसी तरह से थ्रशेस भी हैं। Efficiency which strikes to streamed line for any doubt to plug at it और obstruction deflect। strikes का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही फोर्सफुली मारना, streamed line का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली करना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो गया बाधा डालना, ठीक है, और डिफ्लेक्ट का मतलब हो गया डाइवर्ट होना। तो राइटर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो थ्रशेस है वो अपने ही प्रे को, अपने शिकार को बहुत ही फोर्सफुली हिट करती है और हर काम को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करती है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इनके गोल में, इनके पर्पज़ में, ठीक है, इनका जो पर्पज़ होता है थ्रशेस का, इसको कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि इनके पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते हैं और इनके गोल को कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। हम अपने गोल से अक्सर डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ये थ्रशेस के साथ ऐसा नहीं है। अब जो लास्ट का स्टैंजा है इसमें राइटर एक क्लियर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स और थ्रशेस में फ़र्क क्या है। तो राइटर कह रहे हैं विद अ मैन इट इज़ अदरवाइज, लेकिन इंसानों के साथ अलग मामला है, ठीक है। इंसान जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं, वो सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। हीरोइज्म ऑन द हॉर्स बैक ऑट स्ट्राइपिंग हिज डेस्क डायरी एट अ ब्रॉड डेस्क। अब राइटर कह रहे हैं कि अगर इंसान हॉर्स बैक पे भी बैठ जाए, ठीक है, घुड़सवारी भी कर ले, तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, वो अपने एक्ट को हीरोइज्म समझने लगता है। वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ करके बहुत सारे डायरी को पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लिखता है, ठीक है, और उनका जो डेस्क होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, बेसिकली वो पेन पेंसिल का काम करते हैं। कार्विंग एट अ टाइनी आइवरी ऑर्नामेंट, और फिर राइटर कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे ऑर्नामेंट पे बहुत सालों तक कार्व करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं या फिर कुछ डिज़ाइंस बना रहे होते हैं। फॉर ईयर्स, यानी कि सालों सालों तक वो यही काम करते रहते हैं। हिज एक्ट वर्शिप इट सेल्फ वाइल फॉर हिम, ठीक है, और वो अपने काम को एज अ वर्शिप लेते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो दिख रहे हो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो अपने काम को करने के लिए, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो कोई काम नहीं बल्कि वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी अटेंटिवली वो लोग भी काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी। वाइल फॉर हिम दो ही बेंड्स टू बी ब्लेंड इन द प्रेयर हॉ लॉर्ड एंड अवर वॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जब वो काम करते हैं, ठीक है, जब ह्यूमन बींग्स काम करते हैं तो ऐसा फील होता है दैट दे आर वेरी अटेंटिव एंड दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्शिप, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होता है, इसमें बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं और इसमें लाउड थॉट्स आते हैं। अवर वॉट फ्यूरियस स्पेसेस ऑफ फायर, यहाँ पे फ्यूरियस स्पेसेस ऑफ फायर का मतलब हो गया हेल, ठीक है, यहाँ पे फ्यूरियस स्पेसेस ऑफ फायर का मतलब हो गया हेल, और यहाँ पे डेविल्स का मतलब हो गया शैतान, ठीक है। तो राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी ह्यूमन बीइंग ऐसा लगता होगा देख करके कि दे आर वेरी अटेंटिव इन सर्टेन वर्क, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उनके माइंड में बहुत सारे डेविल्स हैं, ठीक है, उनके दिमाग में बहुत सारे शैतान हैं जो कि हेल से आते हैं। और ये शैतान कौन है? ऑर्गी एंड होसाना। तो ऑर्गी का बेसिकली मतलब हो गया समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल थिंग से जो कनेक्टेड होता है उसे हम ऑर्गी कहेंगे,
और होसाना भी कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं ये जो डेविल है, ठीक है, जो कि फ्यूरियस स्पेसेस ऑफ फायर से आते हैं, यानी कि हेल से आते हैं, यानी कि ऑर्गी और वो होसाना की बात कर रहे हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ये ऑर्गी और होसाना जो है वो ह्यूमन बींग्स को उनके काम से डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इवन दो इट अपेयर्स कि वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं, ऑर्गी और होसाना की तरह बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, इसलिए वो अपने काम को अटेंटिवली नहीं कर पाते हैं जैसा कि थ्रशेस करती है। अंडर वॉट वाइल्डनेस ऑफ ब्लैक साइलेंट वाटर स्वीप। अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मानो कि पानी, ठीक है, वो ऊपर से स्टैग्नेंट दिखता है, यानी कि काला पानी जो है वो स्टैग्नेंट दिखता है, ठहरा हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप उसमें एक पत्थर मारो तो उसमें बहुत सारे रिपल्स बन जाते हैं, ठीक है, और अगर आप उसके अंदर जाओ पानी के अंदर तो यू विल हैव नो आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ह्यूमन बींग्स का जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल ब्लैक वाटर की तरह होता है, यानी कि हो सकता है कि वो ऊपर से स्टैग्नेंट दिख रहा हो, लेकिन अगर आप उनके माइंड में जाओगे, ह्यूमन बींग्स के माइंड में, तो आपको ये एहसास होगा कि उनका जो थॉट है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा डाइवर्टिव नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि वो किसी एक काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। उनके पास बहुत सारे डेविल्स होते हैं जो उनको अलग अलग थॉट्स देते हैं और वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि उनका माइंड जो है, उनके माइंड में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं, बिल्कुल एक वाटर की तरह, जो कि ऊपर से स्टैग्नेंट दिखता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाओ या फिर आप उसमें पत्थर मारो तो उसका क्या एंड है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पता नहीं चलता है। तो इंसान का दिमाग भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, उसके अंदर चले जाओ तो उसमें इतने सारे थॉट्स है कि कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और जो ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे कीप थिंकिंग ऑफ ऑर्गी एंड होसाना, ठीक है, एंड दीज आर काइंड ऑफ डेविल्स विच आर फ्रॉम दी हेल, जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि राइटर जो है वो ह्यूमन बींग्स को थ्रशेस से कंपेयर कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है सम हाउ दे आर इन्फीरियर टू थ्रशेस। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लेटर W को ब्लू में किया है क्योंकि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, ठीक है, और जब राइटर थ्रशेस को शार्क और मोज़ार्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ मेटाफर का भी यूज़ किया है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।